गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग जो एक्सरसाइज 9.1 के जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं आज उसका सोल्यूशन करेंगे। आज उसी के बारे में डिस्कशन होगा। थोड़ा सा 1 मिनट लेकर के हम सारी बातों को पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद बीच में कोई ब्रेक नहीं लेंगे, फिर स्टार्ट रहेंगे। बताना हमें ये है कि मैंने एक्सरसाइज 9.1 पूरा कंप्लीट जो हाइट एंड डिस्टेंस है या जिसको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप कहते हैं, आपके जो बुक में दिया है, उसको मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है पूरा। पहले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, दूसरे वीडियो में हमने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन जो आपके 4 to 10 क्वेश्चन है उसका डिस्कशन किया है, और आज जो 11 to 16 क्योंकि टोटल 16 क्वेश्चन है, आज इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी से आपका जो एक्सरसाइज 9.1 है ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले आप वो 2 वीडियो देखिएगा। उससे पहले भी मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री पहले देखिए जा करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं पढ़े रहेंगे तो इधर नहीं कर पाएंगे। तो ये 2-3 बातें हैं, और एक बात आपसे और है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने पास ओपन रखिए। बाकी जहां भी आपको नोट करना हो, पेन पेपर आपके पास होना चाहिए। और जो लास्ट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये कि फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आता है तो इसको प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कंप्लीट यहाँ पढ़ाया जाएगा, कोई चीज छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर आप 2 चैप्टर कंप्लीटली आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे एक आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट और दूसरा जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने पूरा कंप्लीट नंबरिंग वाइज जो वीडियो उसको मैंने बताया है। इतनी सी बातें हमें कहनी थी। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? 11 क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं, फिर उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। आप जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप अपनी बुक में देखिएगा, उसके बाद उसका किस हिसाब से उसका डायग्राम बना हुआ, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो है टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ करके इसका आप डायग्राम बना लें तो आपके लिए सबसे आसान हो जाता है। तो क्या पढ़ना है आज हमको? एक्सरसाइज 9.1 का, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम डिस्कशन करेंगे। और आई होप गाइज यू आर रेडी, आप रेडी होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आप अपनी बुक में देखिएगा क्या कह रहा है उसमें। इसका डायग्राम बना भी है, क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम बना हुआ है। कह रहा है ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30. Find the height of the tower and width of the canal. कैनाल की width पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? दूसरी चीज ये पूछ रहा है कि ये टावर की हाइट क्या होगी। इसका डायग्राम बना हुआ है, मैं तो समझता हूं कि इसको चलिए बता देता हूं। हालांकि इसका डायग्राम बना हुआ है, आप ध्यान से समझिएगा। ये भी क्या है? आपका टावर है, और उसके बाद एक पॉइंट सबसे पहले सी है, जहां से ये कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है? 60 का कर रहा है, 60 डिग्री। कह रहा है कि अगर 20 मीटर और थोड़ा दूर जाते हैं इसी सेम लाइन में 20 मीटर, यहाँ पे ये 20 मीटर है, इसको हम मान ले रहे हैं सी, इसको डी मान ले रहे हैं। तो कह रहा है अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बताइए? 30 डिग्री हो जा रहा है। तो बच्चों इसमें ये पूछ रहा है, कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए h और इसकी लेंथ बताइए। यही आपका क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है टावर इधर है कैनाल के, और दूसरे साइड जस्ट दूसरे अपोजिट साइड ही क्या है, कोई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा था। तो अगर विड्थ पूछता है तो वो BC होगा, ये पूछ रहा है। यही 2 चीजें हमको इसमें निकालनी है, और बहुत ही आसान है। पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो BC क्या होगा? आपका विड्थ ऑफ द कैनाल होगा, ये इसकी हाइट होगी। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, बहुत सिंपल है। तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिएगा कि लेट द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया बच्चों? इसको हमने मान लिया h मीटर। और जो यहाँ पे विड्थ है ऑफ कैनाल, वो आपका कितना है? वो आपका है, हमने यहां मान लिया x।
अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 फॉर्म हो रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे उनके साथ प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके आइएगा, तब आपको यहाँ समझ में आएगा। ये एच मीटर है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, बेटा इसमें लगा दीजिए tan 60 डिग्री। तो होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो एच अपान एक्स। √3 की वैल्यू याद तब होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े रहेंगे। √60 की वैल्यू होता है √3 अपान 1 कर दीजिए, एच अपान कितना हो गया, एक्स। आपसे पूछे यहाँ एच इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर √3x, दिस इज इक्वेशन 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। अभी आप इसको रहने दीजिए क्योंकि हाइट हमको पता करनी है और एक्स भी निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करिए एक बार, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, आप यहां क्या लगा दीजिए कि tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 30 बना रहा है। तो ए बी होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर एच हो गया, सॉरी ये एच है, एच, और बेस कितना हो गया आपका x प्लस 20। आपको मालूम है कि tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। मैंने कहा कि वैल्यू आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा, तब जाके हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िएगा, बिकॉज हाइट एंड डिस्टेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द टोटली ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, उसका कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसको कितना कर दीजिए भैया, x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करोगे तो h इक्वल टू, देखो भाई क्या मिल जाएगा, √3h इक्वल टू x प्लस 20, हियर h इक्वल टू x प्लस 20 अपान √3, दिस इज सेकंड। पहला इक्वेशन का देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज हियर h, इन द सेकंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज h, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर यू कैन राइट एज फ्रॉम 1 and 2 व्हाट विल बी गेट बच्चों, क्या मिलेगा, जो आपका ये है √3x इक्वल टू x प्लस 20 अपान √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब यहाँ पे, तो √3 का √3 में होगा तो 3x हो जाएगा, x प्लस 20। जब इसको ले आके सब्ट्रैक्ट करोगे इधर, तो 2x इक्वल टू 20, देन x इक्वल टू 20/2, हियर 10 मीटर। दिस मीन्स विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। कितना पता चल गया बच्चों, ये 10 मीटर पता चल गया, 10 मीटर। क्या पता चला ये, दिस इज द विड्थ ऑफ द कैनाल, उस कैनाल की चौड़ाई है जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा था। बहुत आराम से समझिए, बहुत मतलब जल्दीबाजी नहीं है, आप चीजों को एक एक, इसी वजह से सारा कैलकुलेशन भी हम बताते चलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आप मिस्टेक कहां कर सकते हैं। एक तो पूछ रहा था ब्रीथ, आपने निकाल लिया, दूसरा पूछ रहा है हाइट, आप बता दीजिए हाइट क्या हो जाएगा। आपने हाइट यही निकाला है, √3 क्या, x, तो हमको बता दीजिए x की वैल्यू कितना है, 10 है, और √3, तो हाइट आ गया कितना, 10√3 मीटर। ये दिस इज द हाइट ऑफ द टावर एंड हियर 10 मीटर इज द विड्थ ऑफ द कैनाल। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 था, बहुत आसान था, डायग्राम दिया हुआ था, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं था। एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि आप ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक्सरसाइज मत लगाइएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा करके आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल भी श्योर लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हैं। अभी पिछली बार जो पेपर आया था तो हाइट एंड डिस्टेंस में, उसमें देखिएगा मल्टी करके कोई क्वेश्चन था, मुझे उतना पूरा याद नहीं आ रहा, हाइट एंड डिस्टेंस का ही था, मगर वो एग्जाम्पल था, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। पिछली बार वाला जो पेपर आया था, आप सिर्फ एक्सरसाइज लगाए हैं, आप एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, पता चला एग्जाम्पल आ गया और आपसे ये कहा गया कि सारे क्वेश्चन बोर्ड में जो आते हैं वो किससे आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं या एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तो आपने लगाया, लेकिन एग्जाम्पल नहीं लगाया, बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चन आया कहां से है। इस वजह से आप लोग हर एक, मतलब पूरी एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी, दिस मीन्स आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जितनी चीजें हैं सब कंप्लीटली आनी चाहिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 11। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कशन करेंगे। 12 से आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है इसमें। कह फ्रॉम दी टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60
एंड एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा फ्रॉम द 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। आप ध्यान से समझिएगा, जब बिल्डिंग की बात कर रहा है, टावर की बात कर रहा है, तो एक काम करिएगा कि टावर को थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा, बिल्डिंग को थोड़ा छोटा बनाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है अला बिल्डिंग भी कभी कभी टावर से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे ही बनाइएगा। ए बी बिल्डिंग है और सी डी क्या है आपका टावर है। पहले तो आप ऐसे बना दीजिए, और दोनों अगर ऐसे अर्थ पे होंगे, ग्राउंड पे होंगे, तो भाई दोनों ऐसे खड़े होंगे। दो चीज की बात कर रहा, मैंने दोनों बना दिया। अब देखो क्या कर रहा है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग इसको माने हो भाई ना, तो 7 मीटर इसकी हाइट पहले सपोज कर लो, ठीक है। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ते तब समझा करो। अब क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60। ध्यान से समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, बताओ भाई, केबल टावर से और कहां थे 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस फुट इज 45। बताओ भाई, अब अगर हम आपसे कहें कि ये आपका टावर है और ये क्या है, बिल्डिंग है, बात समझ गए। दो एंगल की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, और दूसरा किसकी बात कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन शुरू से पढ़िए कि फ्रॉम द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, बताइए भाई, अगर हम आपसे कहें कि इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो थोड़ा एक लाइन ऐसे ड्रा करना पड़ेगा, देखिए ऐसे, ये तो ये जो एंगल बना रहा है, सॉरी ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, कितना बना रहा है, ये 60 बना रहा है। और कह रहा है कि टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब अगर यहां कोई है तो यहां बिल्डिंग पे से देखेगा तो ऐसे नीचे देखेगा, ऐसे। एक कॉमन सेंस आप यहां यूज और कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं, कोई बिल्डिंग पर ही रहेगा, ना कि आपका कहां रहेगा, टावर पे रहेगा। तो बिल्डिंग के टॉप से और ये टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा था, और यही बिल्डिंग के टॉप से और इसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री। मतलब ये बना रहा है 45 डिग्री, तो आपको पता है ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। एक चीज मालूम है कि अगर ये एक्स इसको मान लेंगे, अगर इसको आप ई मान लेते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा। पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा। अब इसमें अगर हम आपसे पूछें कि हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको क्या निकालना है, ये निकालना। अगर हम आपको पता है कि अगर ये ए बी 7 है तो ए बी 7 हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप कितना, एच मान लीजिए, क्योंकि एक्स मान चुके हैं, एच हो गया। तो क्वेश्चन में लिखेंगे क्या, ए बी इज ए बिल्डिंग एंड डी सी इज ए, सी डी इज ए टावर। ये लेंथ ऑफ बिल्डिंग इज 7 मीटर, ये दिया हुआ था। एंगल ऑफ एलिवेशन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको ये बता देना है कि हियर ए बी एंड ए बी इज ए बिल्डिंग एंड सी डी इज अ टावर एंड लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज 7 मीटर गिवन हियर। इतना कुछ दिया हुआ है बच्चों को। इसका सोल्यूशन करते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 लगा रहे हैं, बहुत ही आसान है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बार बार मैं बोलता हूं लेकिन लिखूंगा नहीं भाई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 7 है, बेस आपका क्या है, ये है। वैल्यू होता है आपका 1, किसका, 45 का। 7 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू 7 मीटर आ गया, मतलब ये आ गया 7 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 7 मीटर है तो आप हमको बता दीजिए ये कितना हो जाएगा, ए भी 7 मीटर हो जाएगा। आप देखिएगा एक बार फिर, नाउ इन ट्रायंगल जो आपका DEA है या ADE है बड़ा वाला, इसमें लगा दीजिए tan 60, तो कितना मिल जाएगा, एच अपान एक्स, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है आपका, ए ही है, ए बेस है, तो आप एक्स एक बार लिख लीजिए। चलिए, तो एच अपान एक्स कितना निकाला है, 7। इसका वैल्यू होता है √3 अपान 1, एच अपान 7। तो बता दीजिए एच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, 7/√3। तो ये मिला क्या आपका, ये एच मिला, ये आपका एच है, सॉरी ये एच हुआ। लेकिन आपको पता है हाइट क्या है, पूरी हाइट CD है। हाइट क्या है, CD है, तो CD होगा कितना, ये आपका CE में हम लोग DE को ऐड करेंगे, तो CE 7 है और अभी इसको निकाला H, यही निकाला ना DE, कितना 7/√3। तो अगर 7 कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 1, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। यही आपका टावर की हाइट हो गई, जो कि CD थी, क्या थी, CD। तो दिस इज हाइट ऑफ द टावर, ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई।
थोड़ा सा यहाँ हमने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे कि लेट अस CD is a tower and AB is a building। भैया ये बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट अस, ये लिखा है लेट अस CD is a tower and AB is a building, और बाकी आपको ये अप्लाई कर देना है। बहुत ही आसान था, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताया आपको, एक बताया 11, एक बताया 12, अभी भी 4 क्वेश्चन है। चलिए उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तब तक आप नोट करिए। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार इसको पढ़ लेंगे और अगर आप इसका सोल्यूशन कर ले जाते हैं, मतलब अगर डायग्राम आपने बना लिया तो आप सोल्यूशन कर ले जाएंगे, लेकिन अगर डायग्राम आप नहीं बना पाते हैं तो सोल्यूशन आपके लिए टफ हो जाएगा। इस वजह से सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन को पढ़ करके इसके डायग्राम को बनाना सीखिए, क्योंकि डायग्राम ही इसमें मेन होता है। और अगर आपने डायग्राम फॉर्म कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन को आप वेरी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिए इसमें। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप इतना इतना, इफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑन द अदर साइड सेम लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 शिप। बच्चों बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। क्या कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। देखो भाई बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा लाइट हाउस, AB क्या है, लाइट हाउस क्या है, ये AB कितना दिया है, 75 मीटर। कह रहा है कि 2 शिप है, एक आपका S1 है, एक क्या है, S2 है। 2 शिप की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप आर 30 एंड 45। बच्चों एक चीज याद है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है, डिप्रेशन ऐसे ही बनेगा, लाइट हाउस से कोई ऊपर देख रहा होगा 30, तो ये 30 हो जाएगा, और दूसरा जो बना रहा है कितना बना रहा है, 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा था कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी ऑन दी अदर सेम लाइट हाउस, लाइट हाउस के सेम साइड एक जो शिप है दूसरे के जस्ट बिहाइंड है, इसको मान लीजिए x, दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको मान लीजिए आप y, क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, 2 शिप के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। आप समझिएगा यहां से, बहुत ही आसान है। ए लाइट हाउस आपका, AB इज अ लाइट हाउस, देयर आर 2 शिप, ये S1 एंड S2, बोथ आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे के जस्ट इधर उधर है, सेम स्ट्रेट लाइन में, लाइट हाउस के सेम स्ट्रेट लाइन में, एक ही साइड, वन साइड, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इधर है कोई इधर है, दोनों एक ही साइड में है। और आपको मालूम है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कोई यहां से देख रहा होगा तो पहला जो बना रहा है 30 और दूसरा जो बना रहा है 45 डिग्री, ये बना रहा है। तो आप देख रहे हैं, अगर इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या चीज सोल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस AB इज अ लाइट हाउस, ये आपका लाइट हाउस है। कौन लाइट हाउस है भाई, AB लाइट हाउस है। दूसरी चीज S1 S2 शिप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ABS2 में क्या लगा दीजिए, tan 45 डिग्री। बहुत आसान है, जब कुछ बचता नहीं है तो जैसे आपने डायग्राम बना लिया, फिर क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। तो बच्चों एक ही ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हुआ 75 और ये हो गया y, बेस का मतलब y, कौन से ट्रायंगल में, ABS2 में। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 75 अपॉन y, तो सिर्फ y पूछे तो 75, मीटर है तो मीटर में आ गया, ये आ गया कितना, 75 मीटर। रहने दीजिए, हमें x निकालना, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, 2 शिप के बीच की डिस्टेंस पता करनी, क्वेश्चन में कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। अब क्या करेंगे, नाउ
इन ट्रायंगल ABS1 क्या लगा दो भाई, tan 30, क्योंकि 30 है। आपको मालूम है ये 30 क्यों है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा बाई अल्टरनेट एंगल। ये हम सब पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो इस वजह से अगर जो बच्चा वहां से देखा होगा उसको समझ में आएगा। ये भी होगा परपेंडिकुलर कितना होगा 75 टोटल। बेस कितना आ जाएगा BS1, तो आप देख रहे हो उसमें क्या होगा 75 प्लस x, 75 प्लस x हो गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है जल्दी बता दीजिए, √3/1 लिख देते हैं क्योंकि √3 होता है। तो ये लिख दीजिए कितना 75 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप यहां करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 75√3 प्लस √3x इक्वल्स टू 75। इतनी प्रॉब्लम है नहीं आपको। अब अगर हम आपसे यहां पूछें कि बताइए हमको x की वैल्यू जो भी निकालना है, यहां पे तो रहने दीजिए, √3x रहने दीजिए। अगर आप इसको उधर ट्रांसपोज करते हैं तो 75 माइनस 75 √3 हो जाएगा। तो √3x इक्वल्स टू, यहां पे 75 कॉमन ले लीजिए आप, तो 1 माइनस √3 और अपान √ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 75 है भाई, ये हो गया। अब यहां से ले जाकर डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया। एक काम और आप यहां कर सकते हैं, x इक्वल्स टू, अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, यहां भी और यहां भी। तो देखिए कितना हो जाएगा 75, 1 माइनस √3, ये √3 अपान 3, तो कितना जाएगा 25। x इक्वल्स टू, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए 25 √3 का 1 में करेंगे तो 25 √3 और माइनस, अगर 25 √3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का √3 में 3 हो जाएगा और ये 75। फिर मिला जुला के आंसर वही आ जाएगा कि 25 कॉमन ले लीजिए तो 23 √3 माइनस 3। ये बेटा क्या हो गया, आंसर हो गया इतना मीटर। ये क्या हो गया, इसके वृत्त की लंबाई है, दो शिप के बीच की ये डिस्टेंस है। थोड़ा सा आंसर बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आया है, लेकिन आंसर आपका यही है। तो आप इस चीज को देखिएगा, कैलकुलेशन है थोड़ा, इसमें परेशान मत होइएगा, सारा ये कैलकुलेशन ही है। आप यहां से आराम समझ सकते हैं क्योंकि इतना कैलकुलेशन आप भी जानते हैं। अगर नहीं भी कहीं प्रॉब्लम होती है या कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग समझने में प्रॉब्लम होती है, तो इस बात को आप जरूर हमको बताएं, ठीक है, ये आपका काम है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन एक है 14 का डायग्राम बना हुआ है, मैं इसको बताना सही नहीं समझता, मैं 15 और 16 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 16 को हम इसमें बताते हैं क्योंकि 15 थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा, इसके बाद बता देता हूं, आप ये मत समझिएगा पहले 16 लिख दिया, अभी 15 पहले, इससे पहले उसको भी बताता हूं। बस इस वजह से ऐसा कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा कम स्पेस में हो जाएगा और जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा। और क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ दे रहे हैं इस वजह से क्योंकि इसका डायग्राम बना हुआ आप निकाल लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को पहले बात इंपॉर्टेंट कर दिया, दोनों इंपॉर्टेंट है, 15 और 16 दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कर दिया। क्या कह रहा है, कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज सेम स्ट्रेट लाइन विथ is are complementary, prove that height of the tower is 6 मीटर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, टावर की बात कर रहा है, तो AB इज टावर, 2 पॉइंट है, एक आपका 4 मीटर पे है और दूसरा यहीं से कितने मीटर पे है, 9 मीटर पे। ध्यान से समझिएगा कितने मीटर पे है, 9 मीटर पे। मतलब बेस से एक 9 मीटर पे ये पॉइंट है, इसको C मान लीजिए, इसको D, 2 पॉइंट है, पहला 4 मीटर पे दूसरा 9 पे है। कह रहा एंगल ऑफ जो इसका एलिवेशन फॉर्म हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं। कैसा एंगल फॉर्म कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है। अब हम आपसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बात करें। दो एंगलों का सम यदि 90 डिग्री है, इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री, तो बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए तो 60 आएगा। कैसे, 90 में से आप 30 को घटा दिए। उसी तरीके से अगर हम कहें कि ये अगर थीटा है तो आप बता दीजिए ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा,
तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अभी हमने बताया कि दो एंगलों का सम अगर 90 है तभी कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसमें कह रहा था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है 2 पॉइंट्स विच आर 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द टावर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा मैंने के क्वेश्चन कह रहा, ऐसा दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि जो हाइट होगा एच जो होगा वो कितना होगा 6 मीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट अस कि हाइट ऑफ द टावर बी एच मान लीजिए, क्योंकि एच है, एच मीटर ऐसा है। अब देखिए कि क्या करेंगे, सबसे पहले कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगाएंगे भाई, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूले में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन 4। एक चीज मैं और आपको याद दिला दूं कि tan 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा मुझे ट्रिग्नोमेट्री याद दिलाना पड़ रहा है भाई। जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। h अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 कॉट ऑफ थीटा। इसको मान लीजिएगा 1। तो पहले देख रहे कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू कॉट थीटा मिल गया, h इक्वल टू। अब एक बार क्या करिए, थोड़ा यार इधर वाला मैं रफ कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। अब आप इसको समझ भी लिए हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको आप हटा दीजिए यहां से, देखिएगा। अब उसके बाद देखिएगा एक बार, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या लगा दीजिए, tan ऑफ थीटा। फार्मूले में क्या होता है, h अपॉन, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बड़े वाले में लगा रहे हैं तो 9। तो अगर यहां से पूछे h क्या हो जाएगा तो कहेंगे सर 9 tan थीटा, दिस इज 1। इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें, पहले का दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला ये है h, यहां भी h है, h का जब h में मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। और यहां देखिएगा कितना हो जाएगा, यहां आपका हो जाएगा 4 cot थीटा इंटू 9 tan थीटा। तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई 36 h स्क्वायर, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये होता कितना है 1। कैसे, क्योंकि tan थीटा ऐसे रहने दीजिए, कॉट थीटा को 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी जाएगी 1। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में बताया है। तो यहां बच्चों कितना हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों का tan और इंटू कॉट का 1। तो h स्क्वायर इक्वल टू 36, तो h इक्वल टू अंडर रूट 36, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 6 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। और यही प्रूफ भी करना था, कह रहा था कि दिखाए कि हाइट कितना है 6 मीटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, जो इसका क्वेश्चन नंबर 15 जिसको भी हमने छुड़वाया था मैं उसको भी बताता हूं क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यही पूरे एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। देखिएगा अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसको आप कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है देखिए भाई, मैं पहले इसमें क्वेश्चन को पढ़ता हूं। कह रहा है ये स्ट्रेट हाईवे आप जानते हैं, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। याद रखिएगा एक हाईवे पे कोई टावर है, हम मान ले रहे हैं कि ये आपका एबी टावर है। एक आदमी है टावर के टॉप पर बैठा हुआ है, वहां पे है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के यहां पे स्टैंड है। और क्या कह रहा है, ऑब्जर्व ये कार, किसी कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। देखिएगा आदमी यहां बैठा है, कार यहां होगी, मान लीजिए पहला कार यहां पे सी पे है, कार यहां पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा भाई, आदमी यहां बैठा तो सीधे देखेगा तो ऐसे देखेगा, लेकिन वो कार को देख रहा है ऐसे, तो ये बना रहा, कितना बना रहा भाई, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो 30 डिग्री ये हुआ तो 30 डिग्री ये हो गया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया। अब क्या कर रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर
विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। कार क्या है ना, इसके जो टावर उसके फुट की तरफ आ रही है, तो भाई कार ऐसे इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है साइड में। अब कार मान लीजिए यहाँ पे पहुंच गई डी, कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में? 6 सेकेंड में। ये यहां से यहाँ आ गई। अब वहीं से बैठ के अब ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो चेंज हो गया। कितना हो गया पता है? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। ए भी 60 डिग्री हो जाएगा। बस कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट। कह रहा है कि अब यहां पे पहुंचा है, यहां से यहां तक 6 सेकंड लिया, डी से बी तक आने में उसको कितना टाइम लगा होगा तो पता नहीं है, मान ले रहे हैं टी सेकंड। कितना मान ले रहे हैं? टी सेकंड। हाइट मान ले रहे हैं क्या? एच है। एक चीज और याद रखिएगा, जो ये आपका डीसी है ना और जो आपका बीडी, ये दोनों टाइम है। ये टी टाइम है, इतना टाइम ले रहा है, ये हाइट है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा था, बार बार इस चीज को समझिए, किस चीज को मैं ज्यादा इंसिस्ट कर रहा हूं। कह रहा है कि कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो लेट कर लीजिए, या सपोज दैट स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड। स्पीड ये है। एक चीज आपको पता है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम आपसे ये पूछें यहां पे कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, टाइम इक्वल टू, या आप डिस्टेंस लिखिए। अगर हम पूछे यहां पे डिस्टेंस क्या होगा तो आप कहेंगे सर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि x मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रही है, स्पीड है, और अगर CD की हम लेंथ पूछे कितनी डिस्टेंस CD की होगी, तो स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो मतलब 6x, यही तो हुआ, इतना मीटर। अगर हम आपसे कहें कि dB कितना होगा तो आप क्या करेंगे? xt कर देंगे, क्योंकि स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये टाइम है और x मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म स्पीड से ये अप्रोच कर रहा था, इधर आ रहा था, तो ये आपका इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इतनी बातें अगर आप समझ में गए हैं तो बहुत ही आसान है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन ट्रायंगल ABD देखिएगा, क्या लगाएंगे? इन ट्रायंगल ABD में हम क्या लगा देते हैं? tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो H अपान, आपको मालूम है BD, यही बेस होगा BD, और BD निकाला गया कितना? EXT। इसका वैल्यू हो गया √3 अपान 1 H अपान XT। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे H क्या होगा तो आप कहेंगे सर √3 XT हो गया, ये दिस इज 1, √3 XT ये हो गया। बच्चों अब एक बार हम लोग ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में tan 30 लगा दीजिए। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा? EH। बेस कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? बेस पूरा BC होगा। जब बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे, जब ABC को ले रहे हैं तो बेस पूरा होगा। अब आप बताइए, और ये पूरा BC है क्या? वो आपका BD प्लस DC, और BD है कितना? XT। और आप बता दीजिए BD अगर ये है और CD कितना है, यहां निकाला गया है 6x। इसको मत लीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि T प्लस 6, ये टाइम है, ये दोनों ऐड कर देंगे, CD और BD जोड़ देंगे तो पूरा हमको BC मिल जाएगा। वही लिखना था, क्योंकि इसमें फार्मूले में होता परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर AB है और बेस पूरा BC है। अच्छा क्वेश्चन था, इसी वजह से हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा इसको हम अलग से बताते। ये हो जाएगा EH अपान EXT प्लस 6x, ये भाई प्लस है, थोड़ा सा T और इसमें आप समझ लीजिएगा, ये T है, XT और प्लस 6x है। हम हमसे पूछे कि √3 H इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर XT और 6x, सिर्फ H क्या होगा तो XT प्लस 6x अपान √3, दिस इज सेकंड। H इक्वल टू देखिए यहां पहला H इक्वल टू ये है और दूसरा H इक्वल टू ये है, तो आप लिखेंगे क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट विल बी गेट, क्या मिलेगा बच्चों? √3 XT और इक्वल टू XT प्लस 6x अपान √3।
देखिए हम आपको एक चीज बता दे रहे हैं और आपको ये याद दिला दे रहे हैं, हम कैलकुलेशन एक एक चीज करते हैं और हर पॉइंट पे हम इस वजह से बताते हैं, हम सोचते हैं कि हो सकता है आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। वीडियो मेरा अच्छे बच्चे भी देखते हैं और जो वीक है वो भी देखते हैं, जो थोड़ा मॉडरेट है वो भी देखते हैं, तो ये सबके लिए है एक्चुअली। ऐसा नहीं है अभी तो चाहो तो इसका कैलकुलेशन जल्दी जल्दी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन मैं इस वजह से इस तरह करता हूं क्योंकि हर किसी को समझ में आए। तो प्लीज जो अच्छे बच्चे हैं जो ये फील कर रहे होंगे कि यार ये तो बहुत टाइम टेकन है, तो प्लीज आप इसको टाइम टेकन मत समझिए, आप उनकी भी हालत समझिए कि जिनको थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। बात समझ रहे थे, ये थोड़ा सबके लिए है, तो आप माइंड इस बात को मत करिएगा, आप इस चीज को थोड़ा दूसरे का भी भला समझिए। √3 का √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 xt, ये xt और प्लस 6x, बेटा x हर जगह कैंसिल, t को इधर लाएंगे तो 3t में से 1t सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2t = 6, 2t है तो t = 6/2, तो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। आप बता दो आंसर कितना हो गया 3 सेकेंड, मतलब D से B तक आने में कितना लेगा टाइम 3 सेकेंड लेगा, और पूरा C से B तक आने में 3 है और 6 है, तो टोटल 9 सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम ले लेगा जब बताइए, टोटल 9 सेकेंड लेगा, लेकिन आपका आंसर यही है 3 सेकेंड हो गया। बात समझ रहे हैं? तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 को मैंने छोड़ दिया है, तो मैंने कहा कि इसका डायग्राम बना हुआ था जिसकी वजह से मैंने इसको नहीं बताया। तो गाइज आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, क्वेश्चन को भी बड़े अच्छे तरीके से समझा मैंने, उसको पढ़ करके उसका डायग्राम कैसे बना वो बताया, आप इस बात को समझ लीजिए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको बात समझ में आती है तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आज हमने इस चैप्टर को भी समाप्त किया, मैंने क्या क्या समाप्त किया फिर मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। पहला हमने ट्रायगोनोमेट्री खत्म किया है, फिर आपका मैंने क्वाड्रेटिक खत्म किया है, और फिर उसके बाद मैंने क्या हाइट एंड डिस्टेंस ये खत्म किया है। और इसके बाद जो मैं शुरू करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा छोटा चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सर्कल्स पढ़ाएंगे। सर्कल नहीं, सर्कल मतलब ये सर्कल चैप्टर है, कल की बात नहीं है, तो हम सर्कल पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा है। इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा, जो वीडियो होगा वो किस पे होगा बच्चों, सर्कल पे होगा, ठीक है। सर्कल मतलब टुमारो की बात नहीं कर रहा हूं, उस चैप्टर की बात कर रहा हूं, आप समझिएगा। तो मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, हाइट एंड डिस्टेंस, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सारा वीडियो आपको वहां से मिलेगा। और अब जो शुरू करेंगे हम किसकी बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे। तो आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं, एक बार दो बार नहीं कई बार वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आता जितनी बार नहीं आता उतनी बार देखिए, समझ रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही सर्कल के साथ मिलेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है या क्या रिस्पांस आपका है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम सर्कल है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।